Take an example कि there were 3 partners in a firm. The names were Mr. A, B, and C. Were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2024. They decide to change their profit sharing ratio to 1:1:1. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई भाई। तो अभी तक वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनके बीच में था दैट वाज 5:3:2 और अब वो किस प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे बच्चों? 1:1:1। तो इतनी कहानी से आपको ये बात तो पक्का क्लियर हो गई कि भाई किसी ना किसी का एडवांटेज होगा और किसी ना किसी का डिसएडवांटेज, मतलब किसी ना किसी का गेन होगा और किसी ना किसी का सैक्रिफाइस। ये बात आपको कोई नई नहीं समझाई जा रही है, आप ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं, बट आप इसको अप्लाई करते थे अभी तक बच्चों एडमिशन में या रिटायरमेंट में। जब भी नया पार्टनर आता था तो या तो कोई पार्टनर गेन करता था या सैक्रिफाइस करता था, या तो कोई पार्टनर जाता था तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता था या गेन करता था। बट अभी आपको क्या एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ जैसा कुछ नजर आ रहा है? नो। आपस में ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अभी तक 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, नाउ विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। सर ऐसा क्यों डिसाइड किया? ए को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था पहले, बी को कम मिल रहा था, सी को सबसे कम मिल रहा था। बेचारे बी और सी भी बराबर ही काम कर रहे हैं, बराबर ही पैसा लगाया हुआ है, तो दे टेक अ डिसीजन कि सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एकदम सेम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? कंफर्म? चलिए, तो ये बात जब हमको समझ में आ गई तो हमको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टूडेंट्स में हैव अ क्वेरी, सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ना लगाएं, आप लगा सकते हैं, बट क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो की है इसलिए हम फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का अप्लाई करवाते हैं। रेडी एवरीबॉडी? रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मिस्टर ए का सैक्रिफाइस। तो लेट्स फाइंड आउट क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हम लोग ने? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का था 5/10 बच्चों, बी का क्या था 3/10 एंड सी का क्या था 2/10 माइनस व्हाट इज द न्यू शेयर फॉर मिस्टर ए बी एंड सी चिल्ड्रन? 1/3, 1/3 एंड 1/3। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई भाई? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए। 10 और 3 का एलसीएम बाय डिफॉल्ट क्या आएगा चिल्ड्रन? 30 आ जाएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, LCM is 30. So 10 3s are 30, 5 3s are 15, 3 10s are 30, 1 10s are 10। क्या आंसर आएगा बच्चों? 5/30। पॉजिटिव आ रहा है बच्चों की नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव, तो आप इसे बोलेंगे सैक्रिफाइस। क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। लिखना जरूरी नहीं था एडमिशन में, बट यहां लिखना जरूरी है। देयर आफ्टर 10 3s are 30, 3 3s are 9 और 3 10s are 30 एंड 1 10s are 10। यहां पे बच्चों क्या आंसर आएगा? -1/10। फॉर्मूला 1/30 फॉर्मूला सैक्रिफाइस का था चिल्ड्रन, बट आंसर माइनस में आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? गेन। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं फॉर मिस्टर सी। 10 3s are 30, 2 3s are 6, 3 10s are 30, 1 10s are 10। क्या आएगा आंसर चिल्ड्रन? -4/30। ये क्वेश्चन का क्रॉस चेक होगा, जितना गेन होगा बच्चों उतना सैक्रिफाइस होना ही होना है। तो 1/30, 4/30 का गेन और मिला के 5/30 का सैक्रिफाइस। कहने का मतलब अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया फ्रॉम नाउ टिल एनी नेक्स्ट चेंज दैट इज प्रपोज्ड, हमेशा बेचारे ए को क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस, और बी और सी को क्या हो रहा है?
गेन। तो आज के बाद हर बार मिस्टर बी और सी को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। एंड हु विल बी गेटिंग लेसर प्रॉफिट कंपैरेटिवली? ए। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टी ए हो गया और गेनिंग पार्टी कौन हो गया? बी एंड सी। अगर हम बोलें कि भाई कैसे इनके बीच में सेटलमेंट किया जाए, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि मिस्टर बी और सी को अब हमेशा अगले चेंज तक गेन होगा, तो दे शुड कॉम्पनसेट। एंड हु शुड बी कॉम्पनसेटेड? द आंसर इज मिस्टर ए। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड बाय ऑल और नॉट चिल्ड्रन? तो बी और सी को आज के बाद ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है और ए को बेचारे को कम प्रॉफिट मिलने वाला है। तो भैया हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा मिस्टर ए को, और कौन देगा ये कॉम्पनसेशन? ऑब्वियसली मिस्टर बी एंड सी। तो बी और सी तब तक के लिए डेटर्स हो जाएंगे जब तक ये पैसा प्रोवाइड कर नहीं देते मिस्टर ए को, एंड ए विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? प्रश्न उठता है सर यहां वैल्यू क्या आएगी? अभी तक यहां पे क्या वैल्यू आती थी सबको पता है बच्चों। आई रिपीट, अभी तक यहां क्या वैल्यू आती थी एवरीबडी नोज, बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे कॉम्पनसेशन एडजस्ट करते थे, तो आप बोलेंगे सर इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ, गलत जवाब, ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स गुडविल। व्हाट चिल्ड्रन? फर्म की गुडविल के बेसिस पे हम इनके बीच में हिसाब किताब क्लियर करते थे। समझ में आ गया? तो सर अभी भी तो वही कर रहे आप, फर्क क्या रहा है इसमें? फर्क है बच्चों, मेरे को अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो डेफिनेटली जिसको प्रॉपर्टी बेचनी होती है वही रेट डिसाइड करेगा। बट अब यहां पे थोड़ा सा अपनी स्किल को ब्रॉड करिए। अब प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेट सिर्फ मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मेरे पड़ोस में एक नई प्रॉपर्टी आज बनी है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि अगर मेरी प्रॉपर्टी आज बनी होती तो उतने ही पैसे लगे होते जितना पड़ोसी की प्रॉपर्टी में लगा है। तो मेरी प्रॉपर्टी मान लीजिए 10 लाख रुपए में बनी थी कभी 25 साल पहले, बट आज पड़ोस में प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बनी है, तो बाय डिफॉल्ट मेरी प्रॉपर्टी भी कितने की हो गई? 1 करोड़ की। तो मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस दो तरह से डिसाइड हो गया, इधर आई विल डिक्टेट भैया 90 लाख दे दो, और आई विल सी टू इट की पड़ोस में अगर वैसी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो हम उसी प्राइस को मान लेंगे अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस। एक तीसरा कॉन्सेप्ट, वो प्रॉपर्टी जो पड़ोस में बनी है वो तो नई है, हमारी तो काफी पुरानी हो चुकी है, तो भैया डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दो। वेरी गुड, डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, बट इतने साल जो हमारा पैसा लगा हुआ है हम उसका इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे। तो देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू वैल्यू वन थिंग चिल्ड्रन, और देयर इज ओनली अ सिंगल वे टू वैल्यू समथिंग। देयर कुड बी मल्टीपल वेज। तो अभी तक जब कोई भी पार्टनर गेन या सैक्रिफाइस करता था तो हम कैसे एडजस्टमेंट करते थे चिल्ड्रन? गुडविल के बेसिस पे। बट अब स्टोरी में ट्विस्ट आ गया बच्चों, अब आप गुडविल के बेसिस पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस। यू कैन एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस। ये क्या हुआ? अरे भाई बड़ा सिंपल है। जनरली लोग होली कलर्स से खेला करते थे भाई, आजकल वो पॉपर टाइप का एक आ गया है, वो उसको ऑन कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसमें से धुएं की जगह रंग निकलता है, लोग उससे भी होली खेल सकते हैं। लोग फूल से भी होली खेल सकते हैं। हर्बल होली खेलनी है तो आटे और हल्दी से भी खेल सकते हैं। क्या जरूरी है होली के लिए आपको खतरनाक फास्फोरस वाला रंग ही चाहिए बस? नॉट एट ऑल। तो टिल नाउ एडजस्टमेंट वाज डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? firm's goodwill. But now it could be done on the basis of firm's goodwill. It could be done on the basis of revaluation, profit or loss. It could be done, children, on the basis of accumulated gains and losses, or it could be done taking some or all of the above. बस यही चीज आपको पढ़नी है। सिर्फ आपका जो कैलकुलेशन होगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी चेंजिंग। अभी तक सिर्फ गुडविल के ऊपर होता था, अब गुडविल के साथ साथ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस पे भी हो सकता है, एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस पे भी हो सकता है। इनमें से कोई दो ले सकते हैं, कोई तीन, सब जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन आपको लिख के देगा कैसे एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई होना है। रोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, समझ में आ गया? तो एडमिशन के क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज आती थी और आपको पता है कैसे करना है। कोई भी पार्टनर अगर गेन करता था तो हम एंट्री करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इज दैट क्लियर? रिटायरमेंट में अगर कोई भी सैक्रिफाइस करता था, बाकी सब तो गेन करते थे, तो भी हम एंट्री क्या करते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग।
अब इसका सीबीएसई में एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन अलग से 3 नंबर का पूछा जा सकता है, 1 मार्क के एमसीक्यू में भी आ सकता है। हाउ मच कॉम्पनसेशन शैल बी मेड अवेलेबल टू मिस्टर ए इफ द पार्टनर्स डिसाइड टू एडजस्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स गुडविल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस और एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस। तो आप इन तीनों वैल्यूज को लेकर 5/30, 1/30, 4/30 व्हाटसोएवर इट इज, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात? बट क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आएगा, डायरेक्टली आपको नहीं लिख के देंगे कि कैसे एडजस्ट करना है, आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए इसको पढ़ाना टीचर के लिए जरूरी पड़ जाता है। खोपड़े में बात गई बच्चों, समझ में आ गया? पक्का? तो एडमिशन के अंदर ही आ जाए कैसे करना है आपको पता है, रिटायरमेंट के अंदर आ जाए कैसे करना है आपको पता है, जब अलग से आएगा तो कैसे करना है, दैट इज द न्यू स्टोरी टुडे। समझ में आ गई बात? झटपट अपडेट कर ले बच्चों इसको। तो सबको ये कहानी समझ में आ गई? सबको ये कहानी समझ में आ गई भाई? चलो, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, चिल्ड्रन। आ जाइए अपनी स्टोरी पे और झटपट शीट ओपन कर लीजिए बच्चों। आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ नजर आ जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मिल गया सबको? मिल गया सबको भाई? So children, here and after we go like this. Earlier, Mr. A, B and C were sharing profits and losses like this. आपको नजर आ रहा होगा मिस्टर ए को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है मिस्टर बी को, और सबसे कम किस बेचारे को मिल रहा है? सी को। और यहाँ पे मोर और लेस हर इंसान का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगभग बराबर नजर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा डैमेज किसको नजर आ रहा है? ए को। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको मैंने अभी पढ़ाया, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज एट ऑल चिल्ड्रन। सो समटाइम्स द पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट एनी एडमिशन और रिटायरमेंट। इसकी वजह से या तो किसी का गेन होगा चिल्ड्रन, या तो किसी का लॉस होगा। तो अल्टीमेटली जिस पार्टनर का लॉस होगा चिल्ड्रन, ही विल बी गेटिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम हुम चिल्ड्रन? गेनिंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? तो मेरे एग्जाम्पल में ए, बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों? 8:5:3। बट इन फ्यूचर हाउ दे आर गोइंग टू शेयर? 5:6:5। तो बेचारे ए को नुकसान हुआ कि ए को फायदा हो गया चिल्ड्रन? नुकसान। और फायदा किसको हो गया? बी एंड सी को। तो जब तक मिस्टर बी और सी कॉम्पनसेट कर नहीं देते, दे स्टैंड टू एक्ट एज व्हाट चिल्ड्रन? डेटर्स। और जब तक बेचारे ए को कॉम्पनसेशन मिल नहीं जाता, ही स्टैंड टू एक्ट एज व्हाट चिल्ड्रन? अ क्रेडिटर। फर्क सिर्फ इतना है, अभी तक आप सिर्फ गुडविल के बेसिस पे एडजस्टमेंट करते थे, बट आप और किसके बेसिस पे कर सकते हैं? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, एज वेल एज एक्यूमुलेटेड गेन्स और लॉसेस। तो टिल नाउ आपके घर में गेस्ट आते थे, अमेरिकन सिस्टम चलता था, आलिया भट्ट जी से लोग ज्यादा प्रभावित थे, कोको कोला सर्व करते थे। बट आप बाबा रामदेव जी से प्रभावित हो गए, तो अब कोको कोला सर्व नहीं करते, क्या सर्व करते हैं? लस्सी, मट्ठा, बेल का शरबत। या गेस्ट थोड़े दलित टाइप के, तो बेल ही खींच के मार दिया उनको। समझ में आ गई बात? चलिए, तो बच्चों आपको दो तरह के क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे जब आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। आई रिपीट, एक सिंगल जर्नल एंट्री। एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आया तो बस यही वाला आएगा, एक एंट्री करिए, वर्किंग नोट बनाइए, 3 नंबर मिल जाएंगे। बट कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड फॉलोड बाय व्हाट? बैलेंस शीट। एकदम आसान होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देयर आफ्टर केस बी चिल्ड्रन, मल्टीपल एंट्रीज आपको करने को बोली जाएंगी। केस ए में आपको किसी भी असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को बच्चों चेंज नहीं करना। आई रिपीट, चेंज नहीं करना। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि ये एक बड़ा सा घर था, यहां पे ए और बी दो भाई रहते थे, दोनों की शादियां हो गई, ए की वाइफ A1 और बी की वाइफ B1। दोनों के दो दो बच्चे हो गए, ए के बच्चों का नाम था XY और बी के बच्चों का नाम था CD। ये पूरा घर जब बनवाया था इन दोनों भाइयों ने, तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट से बना था। कितना? 1 लाख। आफ्टर 20 ईयर्स दोनों में खटपट हुई, लड़ाई हो गई, और डिसाइड हुआ कि भाई घर में बंटवारा हो जाए, तो ऐसे बंटवारा हो गया। इज दैट क्लियर? और आज घर की जो कॉस्ट थी 20 साल बाद चिल्ड्रन, दैट वाज अराउंड 20 करोड़।
तो दोनों भाइयों का हिस्सा कितने कितने रुपए का हो गया? 10-10 करोड़ का। अब दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं है, तो सोचा गया घर को डिवाइड कर दिया जाए। तो भाई लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है आधे आधे घर में दोनों रह लो, ये सुन लो। बट प्रॉब्लम क्या आई? वॉश बेसिन इसके हिस्से में आ गया, नहाने वाला टैप इसके हिस्से में आ गया। नहीं समझे बात को? कमोड इसके हिस्से में आ गया, यूरिनल इसके हिस्से में आ गया, किचन इसके हिस्से में आ गया, ड्राइंग एरिया इसके हिस्से में आ गया, गराज इसके हिस्से में आ गया, गराज की एग्जिट इसके हिस्से में आ गई। क्या डिवीजन में रह पाएंगे घर में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घर में एक ही किचन था, एक ही ड्राइंग रूम था। तो भाई डिसाइड हुआ कि क्या किया जाए। ये डिसाइड हुआ कि घर को पूरा तोड़ दिया जाए और फिर से नया बनवाया जाए। क्या बच्चों ये सही डिसीजन है? नो। उसी घर में बीच में दीवार खिंचवा दी जाए, ताजे पानी का नल इधर आ गया, टैंक वाटर का नल इधर आ गया, कभी इनको पानी मिलता है कभी इनको पानी मिलता है। क्या जस्टिफिकेशन हो पा रहा है? नो। तो तोड़ना भी सही एडवाइस नहीं है, आधी दीवार खींचना भी सही एडवाइस नहीं है। क्या किया जाए? प्रॉपर्टी कितने की है? 20 करोड़। ए कहेगा तुम निकल लो यहां से, पूरी प्रॉपर्टी में मैं रहूंगा, मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूं। हाँ ये बात भी ठीक है। या बी कहेगा तुम निकल लो यहां से, पूरी प्रॉपर्टी में मैं रहूंगा, तुम मेरे से 10 करोड़ ले लो। तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर ए ने ले ली और 10 उसने मिस्टर बी को अपने पास से दे दिया, तो नेट एडवांटेज 10 करोड़। पूरी प्रॉपर्टी अगर बी ने ले ली 20 करोड़ की और अपने पास से 10 करोड़ ए को दे दिया, तो उसको भी नेट एडवांटेज 10 करोड़। एकदम सही हुआ है कर, एकदम सही हुआ है। यही चीज बच्चों यहां पे भी और यहां पे भी आ रही है। रिवाइज्ड वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड का मतलब हम ना घर के बीच में दीवार खड़ी करेंगे, ना हम दीवार को मतलब घर को तोड़ेंगे, सिर्फ पैसे के हिसाब से अपना सेटलमेंट क्लियर कर लेंगे। नहीं समझे बात को? एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका बर्थडे है, आपने सोचा दोस्तों को बुलाएंगे, तो दलिद्र कितने का खा जाएंगे? कम से कम एक दोस्त 1,000 का खाएगा और 400 रुपए का गिफ्ट देके जाएगा। व्हाट इज द लॉस? 600। सब दोस्तों को आपने 600 रुपए दे दिए और बोला हो गया मेरा हैप्पी बर्थडे। नहीं समझे बात को? 1,000 आप खर्च करते हैं, 400 का गिफ्ट आता, नुकसान कितना होता? 600। तो आप 600 दे दीजिए, वही वाली फीलिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसको बोलते हैं व्हेन बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बट नो रियल सेलिब्रेशन और गिफ्ट टेकिंग वाज बीइंग डन। तो हम एडजस्टमेंट जरूर करेंगे बट एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। बंटवारा जरूर करेंगे बट ना घर के बीच में दीवार खड़ी करेंगे और ना घर को डिसमेंटल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। समझ गए बात को चलन? तो केस ए पहले पढ़ेंगे, फिर इसी के बाद केस बी पढ़ेंगे। केस बी में मेरे को कुछ पढ़ाना नहीं पड़ेगा आपको, सब बच्चों ने एडमिशन और रिटायरमेंट ठीक से पढ़ा है। तो केस बी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फील आएगा एडमिशन और रिटायरमेंट वाला। रेडी एवरीबडी चलन? सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए भाई चलते हैं आगे केस 1 पे। सबसे पहला काम बच्चों, आपको पता लगाना पड़ेगा किस पार्टनर का कितना गेन हो रहा है और कितना सैक्रिफाइस। आप चाहे एसआर का फॉर्मूला यूज करिए, चाहे जीआर का फॉर्मूला यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। बट मेरे ओपिनियन में आपको क्या यूज करना चाहिए? एसआर। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग, और नेगेटिव आता है बच्चों तो पार्टनर इज गेनिंग। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्वेश्चन आपको बता देगा हाउ एडजस्टमेंट इज टू बी डन। आपको एक बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले आप फर्म की गुडविल लेंगे और ये आपको कहां पे मिलेगी बच्चों? एडजस्टमेंट्स में। ईदर इट विल बी गिवन या आपको इसको करना पड़ेगा कंप्यूट या कैलकुलेट। फिर इसमें से बुक वैल्यू आप माइनस कर देंगे और ये आपको कहां पे मिलेगी? बैलेंस शीट में। क्यों माइनस कर देंगे सर हम? आपको अगर याद हो तो मैंने आपको सिखाया था एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में अप्लाइंग AS 26 चिल्ड्रन कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करते हैं? उसको राइट ऑफ करते हैं, इसीलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। एक्यूमुलेटेड गेन को आप प्लस करेंगे बच्चों और लॉस को माइनस। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में हो सकती हैं, बट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस में दोनों में से कोई एक चीज होगी बच्चों। ईदर यू विल हैव रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और यू विल हैव रिवैल्यूएशन लॉस, दोनों चीजें नहीं होंगी। बट अब एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है, सर हमें कैसे पता लगेगा किसके बेसिस पे एडजस्टमेंट करना है? तो इसके लिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये दो चीजें तो बाय डिफॉल्ट हमेशा रहेंगी।
इज दैट क्लियर? बाकी आइटम्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, इट मे बी गिवन, इट मे नॉट बी गिवन। समझ में आ गया? तो कुछ भी ना पता हो तो आपको ऑब्वियसली पता है अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है। तो यहां पे आपके पेरेंट्स कौन है बच्चों? फर्म्स गुडविल। इज दैट क्लियर? व्हेन नथिंग इज नोन, इसी के बेसिस पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? सो इस स्टेटमेंट में कौन कौन से आइटम्स जाएंगे, इसके लिए क्वेश्चन में आपको सो कॉल्ड एकदम सही तरीके से बच्चों पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। सर कैसे दी जाएगी इंफॉर्मेशन? मैं अभी बताऊंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ये फ्रेज सबको नजर आ रहा है बच्चों? वैल्यूज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, क्वेश्चन ये लिख के देगा। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम में प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, बट बिना घर तोड़े, बिना दीवार खींचे। तो कैसे बंटवारा करोगे भाई? बिना घर तोड़े, बिना दीवार खींचे कैसे बंटवारा करोगे? जो वैल्यू होगी उसके बेसिस पे एडजस्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन कहेगा रिजर्व को और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस को ऑल्टर नहीं करना। तो इसका मतलब पार्टनर्स में नहीं बटेगा, वो वैल्यू यहां पे चली आएगी। क्वेश्चन कहेगा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू चेंज नहीं होनी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेंज नहीं होनी। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। आप उनकी डिफरेंस इन वैल्यू से प्रॉफिट लॉस निकाल के यहां ले आएंगे। कैसे होगा अभी हम करेंगे, परेशान मत होइएगा। तो ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देयर आफ्टर आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कौन गेन करेगा और कौन सैक्रिफाइस। तो बच्चों इस वैल्यू को ले लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ गेन एंड फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस से। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस से, आपको मसाला मिल जाएगा अपनी जर्नल एंट्री पास करने का। क्या बनेगी एंट्री बच्चों? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्यों गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज दे आर द डेटर्स। और क्यों सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर रहे हैं चिल्ड्रन? दे आर द क्रेडिटर्स। डेटर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ असेट, क्रेडिटर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लाइबिलिटी। असेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ गया? एक बार जीवन में मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के पेपर में देखा था, ये जो बेस वैल्यू आ रही है ना बच्चों, ये गलती से पॉजिटिव की बजाय क्या आ गई? नेगेटिव। तो आपकी ये जो एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये एंट्री पूरी की तरह रिवर्स हो जाएगी। क्या बन जाएगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? समझ में आ गया भाई? चलिए, सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा बच्चों। डी आर एस व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2020। ये 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है हमको बच्चों? 80। और बोला गया है पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। डू यू सी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस? डू यू सी एक्यूमुलेटेड गेन और लॉस? नॉट एट ऑल। झटपट बच्चों कैलकुलेट करिए व्हाट इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले दिनेश के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्या लगेगा फॉर्मूला बताइए जरा। व्हाट माइनस व्हाट? नहीं ये तो मेरे को, व्हाट माइनस 3/8 माइनस 1/3। रमेश का क्या होगा बच्चों? 3/8 माइनस 1/3। और सुरेश का क्या होगा? 2/8 माइनस 1/3। कर लेंगे सब लोग? व्हाट इज द एलसीएम कमिंग फॉर 8 and 3 चिल्ड्रन? 24। शाबाश। चलिए 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 माइनस 8। क्या आंसर आएगा बच्चों? 1/24। सैक्रिफाइस की गेन? सैक्रिफाइस। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 और ये 8। क्या आएगा बच्चों इसका भी आंसर? 1/24। सैक्रिफाइस और गेन? सैक्रिफाइस। अब 2 का सैक्रिफाइस आ चुका है, आपको पता लग गया तीसरे क्या आएगा? गेन आएगा। 8 3 जा 24, 2 3 जा 6 माइनस 8। क्या आएगा आंसर बच्चों? -2/24 व्हाट? गेन। तो पहले तो जर्नल एंट्री कर लीजिए आप। क्या बनेगी जर्नल एंट्री बच्चों? कुछ भी नहीं बनेगी। लास्ट वाले पार्टनर को डेबिट कर देंगे,
मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, हैड इट बीन फिक्स चिल्ड्रन तो क्या लिखते, करंट। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट चिल्ड्रन, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट। वैल्यू इज सो कॉल्ड हाउ मच, 80,000 रुपी को आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ गेन, फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस एंड फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस से। तो व्हाट इज 80,000 अपॉन 24? कुछ भी नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा। 3,333, 3,333 और ये आ जाएगा बच्चों 6,666.66। तो इसको अगर आप 7 कर रहे हैं तो इसको 1 रुपए और दे दीजिएगा तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। बट ये तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है, हमको बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एक आइटम है इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मल्टीपल होते चिल्ड्रन, बिना स्टेटमेंट बनाए आपको वैल्यू ही ना मिलती, व्हाट शैल बी द बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, हमेशा ये स्टेटमेंट जरूर बनाइएगा चिल्ड्रन, बिना स्टेटमेंट बनाए मत सॉल्व करिएगा। छोटा क्वेश्चन तो हो जाएगा, बड़े वाले में फंस जाएंगे। समझ गए इस बात को? डू इट झटपट फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन, थोड़ा सा एडवांस किया मैंने इसको। यहाँ पे फर्म की गुडविल आपको कितनी नजर आ रही है बच्चों? 180। और बुक्स में भी कितनी गुडविल है? 20। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है बच्चों। ओपीएसआर 3:3:2, एनपीएसआर क्या माना जा रहा है यहाँ पे? इक्वली। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बना के दिखा दूं, बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। व्हाट इज गिवन टू अस एज गुडविल ऑफ द फर्म चिल्ड्रन? 1,80,000. And what is given to us as book value of goodwill children? 20,000. Very good. तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट? 1,60,000 रुपये। आ गया? आ गया? आप समझ में आया कहां पे स्टेटमेंट काम आएगी आपको? क्या एंट्री की थी हमने पिछले क्वेश्चन में बच्चों? सुरेश टू दिनेश टू रमेश। पूरा क्वेश्चन तो एकदम सेम है, तो क्या मैं सेम एंट्री लिख सकता हूं? क्या मैं सेम एंट्री लिख सकता हूं? तो लिख दीजिए, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। अब 1,60,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ गेन एंड फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस से। क्या आएंगी वैल्यूज देख लेते हैं, एकदम डबल ही आ जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि पहले 80,000 के साथ काम किया था, अब 60 के साथ। तो ये होगा 6,667 और एक को ले लीजिए 6,666, दोनों को मिला के आ जाएगा व्हाट? 13,333। एनी कंफ्यूजन चिल्ड्रन प्लीज आस्क। अगला क्वेश्चन बच्चों, ए बी सी पार्टनर्स हैं। अब बच्चे कहेंगे सर वो DRS था, फटीक स्टडी हो गया था बच्चों, मोनोटोनस हो गया था तो मैंने चेंज कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है 3:3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। इनकी बुक्स में गुडविल कितनी है बच्चों? 20,000। जनरल रिजर्व कितना है? 30,000। और गुडविल फर्म की कितनी वैल्यू की गई? 150। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है? एंट्री पास करिए अज्यूमिंग दैट गुडविल एंड जनरल रिजर्व इज, क्या लिखा है बच्चों? नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड एट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ यह समझना बहुत जरूरी है। अगर ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता बच्चों, तो आप जनरल रिजर्व को ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करते और एंट्री क्या पास कर देते बच्चों? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। क्योंकि क्वेश्चन में कॉम्पोजिशन लिखा है
इज नॉट टू बी डिस्टर्ब, तो बच्चों आपको ऐसी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो सर करना क्या है? घर का बंटवारा तो होगा भैया, क्योंकि दोनों बहुओं की आपस में बन नहीं रही है, बट बिना दीवार खींचे, बिना बिल्डिंग तोड़े कैसे बंटवारा किया जाए? नहीं किया जाए। वैल्यू गेम। कैसे होगा वैल्यू गेम? लेट्स अंडरस्टैंड। तो क्योंकि क्वेश्चन सेम है, तो ए का सैक्रिफाइस आएगा 1/24 बच्चों, बी का भी सैक्रिफाइस आएगा 1/24, वेयर सी का क्या आ जाएगा? गेन। क्या चिल्ड्रन? 2/24। चलिए, सबसे पहला काम मैंने बोला था आपको, क्या कैलकुलेट करना है आपको? बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट। डू टेल मी चिल्ड्रन, कितना फर्म में गुडविल की वैल्यू दी चिल्ड्रन? 1,80,000, 1,50,000, सॉरी। व्हाट वाज द बुक वैल्यू चिल्ड्रन? 20,000। और जनरल रिजर्व कितना है? हाउ मच? 30,000। व्हाट इज 150 माइनस 20 चिल्ड्रन? 130 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 160। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट। लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आ गई कि कैसे हमने इसको इंटरप्रेट किया चिल्ड्रन। तो कभी भी किसी भी चीज की वैल्यू अगर चेंज नहीं करनी, तो कहने का मतलब वो इस स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह के सेंटेंसेस लिख के आए, तो जो आप नॉर्मल एंट्रीज किया करते थे, अब आपको वो नहीं करनी। समझ में आ गया? इन वैल्यूज को कहां पे जाकर डस्टबिन में फेंक देना है? चार्ट जो बनेगा बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट के कंप्यूटेशन का। समझे? तो बंटवारा होना है, बिना बिल्डिंग तोड़े, बिना दीवार खींचे। क्या करेंगे? वैल्यू गेम करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू गेम। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? तो ये वर्चुअल अकाउंटिंग हो गई एक तरह की। क्या हो गई? वर्चुअल अकाउंट। वो वीआर रियलिटी होता है ना, वर्चुअल रियलिटी। कैमरा वैमरा लगा लेते हैं, आपको लगता है कि आप उस माहौल में हैं, बट रियलिटी में वैसे होते नहीं है। ओके, चलिए एंट्री कर लेंगे बच्चों। सेम एंट्री हो जाएगी। ए और बी कर रहे हैं सैक्रिफाइस, और गेन किसका हो रहा है? सी का। तो एंट्री क्या करेंगे बच्चों हम लोग? सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू क्योंकि सेम आएगी इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 13,333, 6,667 कर दीजिए एक का, किसी भी एक का, और इसका 6,666। सो पीपल अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। पक्का? आगे सबके आंसर्स? चले आगे? चलिए, अब क्वेश्चन इज दिस कि सर बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं आपको एक दो चीजों पे ज्ञान थोड़ा सा और देना चाहूंगा बच्चों, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कंठस्थ कर ले बच्चों, पूरी तरह से। आपको डीकेजी वाले सेट में कुछ क्वेश्चंस मिले थे जहां पे आपको ऐसा कुछ चेंज परफॉर्म करने को बोला गया था। तो जरा इन क्वेश्चंस को एक बार ओपन कर ले बच्चों, ताकि आपको चीजें ठीक से समझ में आ जाए। तो लेट मी सर्च दोस क्वेश्चंस। आप भी ढूंढिए, दो लोग ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस थे, शायद मिल जाए आपको इस पे। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 81 इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 81 विजिबल ऑन द स्क्रीन टू एवरीबॉडी। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लेट्स सी। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स है, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट में इन्हें जनरल रिजर्व कितना नजर आया? 54,000। इस दिन इन्होंने सी को एडमिट किया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 4:3:2। सर ये तो एडमिशन के अंदर चला आया, ये तो सिखाना है, अलग वाला तो सीख ही गए। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला क्या लिखा है चिल्ड्रन? व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और दूसरा क्या लिखा है? व्हेन दे डोंट। डिफरेंस समझ में आ गया? जनरल रिजर्व किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा चिल्ड्रन? ए और बी। क्या होगी जर्नल एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। टेल मी क्या वैल्यूज आएंगी?
कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा भाई। 54,000 है, 3:2 में बांट लीजिए। व्हाट इज 54,000 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2? नथिंग। कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। 10,800 and for A it is 32,400 and for B 21,600. वेरी गुड, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी जो लोग सो रहे हैं। 21,600, वेरी गुड समीर जी, इतना समझ में आ गया। बट सेकंड वाले में क्या लिखा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मतलब मिस्टर सी को किसी तरह से बोलना है कि भाई तुम्हें तो पैसा नहीं मिलेगा और हम बिना लिए तुम्हारा एडमिशन करेंगे नहीं। नहीं समझे बात को? सी को कह रहे हैं तुम्हें तो एक फूटी कौड़ी भी जनरल रिजर्व में मिलेगी नहीं, बट सी कह रहा है अरे मेरे को भी थोड़ा सा पैसा दे दो। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, हमने आज तक मेहनत करके कितना पैसा रिजर्व में रखा है? 54। तुम्हारा नहीं है ये, हमारा है। या तो हम बांट लें, ये कहेगा अगर तुम लोग बांटोगे तुम्हारी कैपिटल बढ़ेगी और कहीं ये पैसा तुम घर ले गए तो फर्म में फाइनेंशियल डैमेज होगा, तो अभी इसको फर्म में रखे रहने दो। ए और बी के दिमाग में बात आएगी, कल को अगर सी बोला कि नहीं इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। तो आज एक एमिकेबल सोल्यूशन पे आते हैं। हम इस पैसे को बांट नहीं रहे, चलो मान लिया, बट हमको इसका एडवांटेज कैसे मिलेगा? सी कहेगा एक काम करते हैं, मेरे को तुम लोग डेटर बना दो। क्या बना दो? डेटर। और खुद क्या बन जाओ? क्रेडिटर। मेरे से तुम उतना पैसा ले लो जितना सो कॉल्ड मेरा हिस्सा रिजर्व में होता, हैड आई बीन द पार्टनर फ्रॉम वेरी बिगनिंग। क्या लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपके घर में सो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन हुआ था 10 साल पहले, उस समय कितने पैसे खर्च हुए थे? 10 लाख। आज प्रॉपर्टी प्राइस 1 करोड़ है, प्रॉपर्टी प्राइस 1 करोड़ है, और कोई आपके साथ इस घर में रहना चाहता है, तो आप उससे कहेंगे भाई अगर आधे के हिस्सेदार बनना चाहते हो तो आज प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, पे मी हाउ मच? 50 लाख। और जब तक 50 लाख तुम दे नहीं देते, यू बिकम द डेटर एंड आई विल बी द क्रेडिटर। तो सी को हमने क्या बना लिया? डेटर। और ए और बी क्या बन गए बच्चों? क्रेडिटर। तो जरा आप मेरे को बताइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सी का शेयर क्या है चिल्ड्रन? कुछ भी नहीं है। 2/9। व्हाट इज 2/9 ऑफ 54,000? हाउ मच? हम इसको 12,000 रुपए से डेटर बनाएंगे। झटपट मेरे को आप एसआर कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। ए के लिए 3/5 माइनस 4/9, और बी के लिए 2/5 माइनस 3/9। 9 और 5 का एलसीएम 45 आएगा बच्चों। 7/45। ओके। और इसका क्या आएगा बच्चों? इसका क्या आएगा? 18। 3/45। 7:3 में इस 12,000 रुपए को डिवाइड कर लो। हाउ मच? तो मिस्टर सी को कहेंगे चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुमने बोला है कि पैसा मत बांटो, चलो नहीं बांटते, बट है तो हमारा। सी कहेगा हाँ मैं पैसा तुमसे मांगूंगा नहीं, आज फ्यूचर में मांगूंगा। तो सी से हम कहेंगे अगर तुमको रिजर्व में हिस्सा चाहिए तो तुम हमें एडिशनली कितना पे करो कैपिटल के अलावा? 12,000। और उस 12,000 को ए और बी में कैसे कैसे बांटा जाएगा? ए विल गेट 8,400 एंड बी विल गेट 3,600। समझ में आ गई बात? तो रिजर्व एज इट इज बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, अब आप इसको क्लोज नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया, सीपीएसआर जब एडमिशन के क्वेश्चन में आएगा तो क्या करना है? काम वही करना है जो मैंने आपको अभी अभी बच्चों यहां पे शीट पे सिखाया है, यही काम करना है आपको। बांटना भी है बट इसको क्लोज नहीं करना। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? तो हर वो चीज जिसको आपको एडजस्ट करना है बट क्लोज नहीं करना बच्चों, उसके लिए आपको ये कहानी करनी पड़ेगी। समझे बातों को? क्लियरली अंडरस्टूड? क्लियरली अंडरस्टूड भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 82 नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 नजर आ रहा है? हाँ, सीज करंट अकाउंट इन्होंने इसलिए लिख लिया होगा क्योंकि हम सी का कैपिटल नहीं कम करना चाहते हैं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 1 अप्रैल 2017 को ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है चिल्ड्रन? 7:5।
सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट कर लिया, आप एनपीएसआर निकाल सकते हैं, उसके बाद आप एसआर भी निकाल लेंगे। पीएल में क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा हुआ है बच्चों? 45। अगर इसके आगे कुछ ना लिखा होता तो आप एंट्री क्या करते? पीएल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बट क्वेश्चन में क्या लिख के आ गया है? डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। बट अगर बच्चों आपने ये एंट्री कर ली, क्या ये क्लॉज अप्लाई हो पा रहा है? ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो एंट्री क्या करेंगे सर? सी को डेटर बनाएंगे, ए और बी को क्रेडिटर बना लेंगे। बाई चांस ए और बी में भी कोई गेन कर जाता है तो उसको भी क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। समझ में आ गई कहानी? होमवर्क मार्क कर लीजिए। 82 83 सॉल्व कर लीजिएगा, 84 सॉल्व कर लीजिएगा। 84 में ध्यान दीजिएगा बच्चों, जनरल रिजर्व कितना नजर आ रहा है? 5 लाख। ये दोनों मिला के कितने नजर आ रहे हैं? 140। 5 लाख में से 140 माइनस करिए और बताइए कि नेट इफेक्ट क्या आएगा? 360। आप जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे फ्रैक्शन ऑफ गेन या सैक्रिफाइस को जो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे बच्चों? 360 से करेंगे। तो क्या आपने घर के बीच में दीवार खड़ी की? नो। क्या आपने बिल्डिंग तोड़ दी? नो। तो बिना सो कॉल्ड डिवाइड किया आप ये काम करेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। मतलब जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर एंट्री नहीं करनी, ओल्ड पार्टनर टू पीएल एंट्री नहीं करनी, ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस एंट्री नहीं करनी। आपको नेट इफेक्ट अप्लाई करना है। क्या करना है? नेट इफेक्ट। इज दैट क्लियर? और नेट इफेक्ट में क्या क्या होगा? अगर क्वेश्चन में एडमिशन या रिटायरमेंट नहीं है तो गेनिंग डेबिट होंगे और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होंगे। और अगर क्वेश्चन में एडमिशन या रिटायरमेंट चला आया तो न्यू पार्टनर को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? तो इस चीज को बच्चों कॉपी में लिख लीजिए। ये सीबीएसई में थोड़ा कम पूछा जाता है, बट आईएससी में आता ही यही है। तो आपको सीयूटी में दोनों चीज पूछ सकते हैं। तो इसको झटपट अपनी कॉपी में लिखिए जो मैं लिख रहा हूं। एक नोट लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है चिल्ड्रन। द एंट्रीज फॉर adjustment if a single entry is required to be answered in the question shall be as below. ध्यान से सुनिएगा। When there is no admission or retirement of a partner, तो आप एंट्री क्या करेंगे भाई? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। खोपड़े में बात गई? चलो, खोपड़े में बात गई। When there is admission of a partner as well, तो आपकी एंट्री में बच्चों डिफरेंस क्या आएगा? आपको न्यू पार्टनर को भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? डेबिट, क्योंकि हम उसकी कैपिटल पे असर नहीं डालना चाहते, इसलिए हमेशा न्यू पार्टनर का कौन सा अकाउंट लिखेंगे आप? करंट अकाउंट। व्हेन देयर इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो आपको जाते हुए पार्टनर को भी देना पड़ेगा हिस्सा, बट आप घर को तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर को भी आपको क्या करना पड़ेगा चलन? क्रेडिट करना पड़ेगा। एक भी जर्नल एंट्री नई नहीं थी, सिर्फ इनका एप्लीकेशन नया था चलन। मल्टीप्लाई किसको किससे करना पड़ेगा?
ये जानना बहुत जरूरी है चिल्ड्रन। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। यहां पे बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट हर जगह लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा चिल्ड्रन हर जगह? बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट। कृपया करके इसे लोग बुक वैल्यू ना समझ लें, नहीं तो उन्हें ना समझ समझा जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करना है सर, किस चीज को? यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे सो कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ गेन से, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस से। आर पीपल गेटिंग इट? आर पीपल गेटिंग इट? यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर के शेयर से, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे सेम फ्रैक्शन ऑफ गेन से, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस से, यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ गेन से, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस से, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। पूरी कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? तो ये जो मैंने चार्टिंग की है ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन ज्यादातर अलग पूछा जाता है। एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर सीपीएसआर का एप्लीकेशन 0 है, बट ऐसा नहीं कि कोर्स में नहीं है, कोर्स में है, और एनसीईआरटी में एडमिशन वाली बुक चैप्टर के अंदर ही दिया है। बट इट क्लियर, बट जो स्टाइल ऑफ टेस्टिंग है वो अलग ही होता है। नहीं समझे बात को? बट आईसी में आता ही यही है चिल्ड्रन, हमेशा आपको एडमिशन या रिटायरमेंट के साथ पूछेंगे। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? डू इट झटपट फास्ट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर एक्सक्लूसिव सीपीएसआर का कॉन्सेप्ट है, कोई एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ ये एंट्री और ऐसे कैलकुलेशन करना है, टेबल बनाना बहुत जरूरी है। और अगर एडमिशन और रिटायरमेंट भी आ गया तो आपको ये काम करना है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सर फिर ये क्या लिखा आपने सिंगल एंट्री? वो यहां पे अप्लाई होगा बच्चों, बट यहां पे अप्लाई नहीं होगा। बट अगर एडमिशन और रिटायरमेंट में ये अप्लाई हो गया तो आपको कोई रिवैल्यूएशन फीवैल्यूएशन नहीं बनाना, सारी चीजें इस टेबल के अंदर आ जाएंगी। चले आगे, होमवर्क मार्क कर लीजिए, होमवर्क मार्क कर लीजिए बच्चों झटपट फास्ट। आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 85 मिला, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। क्या लिखी है लाइन बच्चों? पार्टनर्स वांट और डू नॉट वांट। डू नॉट, तो क्या आप 1,60,000 को वैसे ट्रीट करेंगे जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में सिखाया गया था? नो। इसके क्वेश्चन आपको एडमिशन की बुकलेट में मिलेंगे एज वेल एज रिटायरमेंट में भी। 86 मार्क कर लीजिए, मार्क किया? उसके बाद बच्चों आंसर मत देखिएगा प्लीज। 87 मिल गया सबको आंसर? चलो, क्या लिखा है? पार्टनर्स वांट और डू नॉट वांट। डू नॉट वांट। 88 नजर आ गया? 88 नजर आया बच्चों? यहां पे क्या लिखा है? रिमेनिंग बैलेंस ऑफ सच रिजर्व्स अलोंग विद आर। ये मत करिएगा, ये अलग केस है, ये मत करिएगा, ये एकदम एडमिशन की तरह, इसको छोड़ दीजिएगा। किया तो वैसे ही इन्होंने। चलिए मैं इसको क्लास में करवाऊंगा, डू नॉट डू इट। इसमें कुछ अलग नजर आ रहा है मेरे को, डिफरेंट। चलिए छोड़ दीजिए, इसको मत करिएगा। 89 चिल्ड्रन, 8th पॉइंट में क्या लिखा है? जनरल रिजर्व इज टू अपीयर एट इट्स ओरिजिनल फिगर इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बांटना है कि नहीं बांटना? नहीं बांटना। मैंने बताया ना आपको कैसे आपको पता लगेगा कि टेबल के अंदर चीजें आएंगी। जिनके बारे में साफ साफ लिख दिया जाए कि उनकी वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना, वो कहां पे चला आएगा? टेबल के अंदर। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? ये चाहते हैं कि जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में आए, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो ये किस कैलकुलेशन में चला जाएगा चिल्ड्रन? बेस वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट। समझे बात को कि नहीं समझे? तो जिसको भी चेंज नहीं करना है वो स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, और जिसके लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा, जैसा एडमिशन में पढ़ाया था रिटायरमेंट में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैसे ही हो जाएगा। याद रहेगी बात? चलिए आइए आगे, दैट्स इट चिल्ड्रन। तो अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है, समझ में आ गया? इसके बाद सब कुछ वैसा ही चलेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।